Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the topic polysaccharides. So let's start. पॉलीसेकेराइड्स में अगर हम देखें तो पॉली का मीन्स होता है मैनी एंड सेकेराइड मतलब होता है सेकेराइड या सेकेरॉन का मतलब होता है शुगर. सो पॉलीसेकेराइड में हमें क्या मिलेंगी, बहुत सारी मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेगी, यानी मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर हमारा क्या बनेगा, पॉलीसेकेराइड्स. These are also compound sugar and yield more than 10 molecules of monosaccharide on hydrolysis. सो अगर पॉलीसेकेराइड्स क्या एक कॉम्प्लेक्स शुगर है और कॉम्प्लेक्स शुगर है, पॉलीमर है, तो ये मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना होगा. सो जब इसका ब्रेक डाउन करते हैं या हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलनी चाहिए, मोनोमर मिलना चाहिए या मोनोसेकेराइड यूनिट मिलनी चाहिए. तो अगर हमें मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं मोनोसेकेराइड्स के तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो शुगर या कॉम्प्लेक्स है वो पॉलीसेकेराइड है. जनरल फॉर्मूले के लिए बात करें तो C6H10O5 का होल एक्स इसका जनरल फार्मूला होता है. टाइप्स देखें तो पॉलीसेकेराइड्स को हम होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में डिवाइड कर सकते हैं. होमोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, होमो मीन्स होता है सेम एंड सेकेराइड का मतलब होता है पॉलीसेकेराइड्स मतलब वही शुगर यूनिट जो होंगी वो 10 से ज़्यादा होंगी. सो होमोपॉलीसेकेराइड्स में भी हम दो कैटेगरी देख सकते हैं, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड की, क्योंकि होमोपॉलीसेकेराइड मतलब सेम मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर ही बना होगा. यहाँ अब हम देख सकते हैं कि जो ये एक शुगर की चैन है, या आप बोल सकते हैं कि एक पॉलीसेकेराइड से जिसमें कि जो सारी शुगर यूनिट है वो एक जैसी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, होमोपॉलीसेकेराइड. और यहाँ एक ये लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है इसलिए ये क्या है, अनब्रांच्ड है. वहीं अगर हम देखें तो सेकंड कैटेगरी में आते हैं ब्रांच्ड. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक ब्रांच पॉइंट के ज़रिए एक और चेन जो है इस मेन चेन से अटैच है. तो ये वाली जो शुगर है ये कैसी है, होमोपॉलीसेकेराइड है, क्योंकि सारी शुगर यूनिट एक जैसी है और साथ ही क्या है, ब्रांच्ड है. वहीं अगर हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और पॉलीसेकेराइड मतलब कि मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड से अगर ये मिलकर बना है तो पॉलीसेकेराइड होगा. हाइड्रोपॉलीसेकेराइड्स में भी हम देख सकते हैं कि दो कैटेगरी हम देख सकते हैं, अनब्रांच्ड की और ब्रांच्ड की. अनब्रांच्ड में देखें तो यहाँ पे ये लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है. और अगर मोनोसेकेराइड यूनिट की बात करें तो इसमें दो तरह की मोनोसेकेराइड यूनिट हमें दिख रही है. वहीं अगर सेकेंड कैटेगरी में देखें तो मल्टीपल मोनोमर टाइप्स ब्रांच्ड में देख सकते हैं कि यहाँ ये ब्रांचिंग पॉइंट है और ये दूसरी शुगर चेन यहाँ पे अटैच है. और अगर इसमें शुगर यूनिट की बात करें तो तीन टाइप की क्या है, मोनोसेकेराइड यूनिट है. सो यहाँ पे होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, कुछ सेकेराइड्स अनब्रांच्ड हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं, वही हेट्रोपॉलीसेकेराइड भी अनब्रांच्ड हो सकते हैं और ब्रांच्ड हो सकते हैं. अब होमोपॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, हमने पहले ही देख लिया कि ये क्या है, एक ही तरह के शुगर यूनिट से मिलकर बने होंगे, इसलिए इन्हें हम होमोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं. एग्जाम्पल की बात करें तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन, सेलुलोज, पैक्टिन एंड काइटिन, ये कुछ एग्जाम्पल है होमोपॉलीसेकेराइड के. मतलब एक ही शुगर यूनिट इनमें प्रेजेंट होगी, स्टार्च में होगी वो सभी एक ही यूनिट होगी, ग्लाइकोजन में सारी शुगर यूनिट एक जैसी होगी, वैसे ही बाकी सारे पॉलीसेकेराइड्स में भी होगी. हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर यूनिट प्रेजेंट होगी, इसीलिए हम इनको हेट्रोग्लाइकन्स भी बोल सकते हैं. मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट शुगर यूनिट प्रेजेंट होगी, इसलिए इसको हेट्रोग्लाइकन बोला है. एग्जाम्पल देखें तो स्पेसिफिक सोल्यूबल शुगर ऑफ न्यूमोकोकस टाइप 3, हाइलुरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइटिन, ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट अगर देखें तो पॉलीसेकेराइड्स को हमने जो पहले देखा था वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया था, या फिर बोल सकते हैं कि मोनोसेकेराइड यूनिट के बेसिस पे डिवाइड कर दिया था. यहाँ पे हम फंक्शनल एस्पेक्ट देखेंगे. बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल एस्पेक्ट द पॉलीसेकेराइड्स में बी ग्रुप्ड अंडर टू हेड्स, न्यूट्रिएंट पॉलीसेकेराइड्स एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स. न्यूट्रिएंट पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, दिस एक्ट एज अ मेटाबॉलिक रिजर्व ऑफ मोनोसेकेराइड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो प्लांट्स और एनिमल्स में अगर हम देखें तो कुछ पॉलीसेकेराइड्स न्यूट्रिएंट की तरह वर्क करते हैं. ओके, एनिमल्स और प्लांट्स में ये क्या है, फूड मटेरियल के तौर पे लिए जाएंगे, जैसे कि स्टार्च है, ग्लाइकोजन एंड इन्यूलिन, ये न्यूट्रिएंट पॉलीसेकेराइड है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को और फूड मटेरियल की तरह यूज़ किए जाते हैं. वहीं अगर देखिए स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स क्या होती है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स में. दिस सर्व एज अ रिजिड मैकेनिकल स्ट्रक्चर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो प्लांट्स में भी बहुत सारी स्ट्रक्चर जैसे सेल वॉल वगैरह होती है वो कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है. वही एनिमल्स में भी देखें तो एनिमल्स में बहुत सारे जो स्ट्रक्चर है वो पॉलीसेकेराइड्स के थ्रू ही बने होते हैं. एग्जाम्पल देखिए जैसे सेलुलोज, पैक्टिन, काइटिन, ऑल्सो हाइलुरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइटिन, ये कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में. अब क्योंकि ये न्यूट्रिएंट है, क्योंकि जैसे कि हम फूड मटेरियल लेते हैं तो उनका ब्रेक डाउन तो होता ही है,
जिससे एटीपी वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, इनका ये होंगे डाइजेस्टिबल, क्योंकि इनको तोड़ना आसान होगा, इनके लिए एंजाइम्स होंगे कुछ। वहीं अगर हम स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स की बात करें, क्योंकि ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, इनडाइजेस्टिबल। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टार्च, ये भी क्या है, पॉलीसेकेराइड्स। अब इनके एग्जाम्पल को डिटेल में देखते हैं। स्टार्च इज द कार्बोहाइड्रेट रिजर्व ऑफ प्लांट्स विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन। सो स्टार्च हमें कहाँ से मिल सकता है, प्लांट से मिल सकता है, प्लांट्स में इसे स्टोर किया जाता है। वहीं एनिमल्स इसे कैसे यूज़ करते हैं, डाइटरी सोर्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक न्यूट्रिएंट पॉलीसेकेराइड्स है। सेकेंड, हायर कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स, रूट, ट्यूबर्स एंड वेजिटेबल्स। सो अगर स्टार्च अगर हम देखें तो हायर अमाउंट में कहाँ मिल सकता है, सीरियल्स में, रूट्स में, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें, ट्यूबर्स में और वेजिटेबल्स में हमें स्टार्च मिल सकता है। स्टार्च इज ए होमोपॉलीमर कंपोस्ट ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड बाय अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इट इज़ नॉन एज ग्लूकोजन और ग्लूकन। सो अगर स्टार्च की बात करें तो स्टार्च किन से मिलकर बना होता है, डी ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना होता है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, होमोपॉलीमर। सारी जो शुगर होगी वो डी ग्लूकोज की होगी, और ये जो डी ग्लूकोज है आपस में किस तरीके से जॉइंट होंगे, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू। यहाँ पे अल्फा इसलिए मेंशन है क्योंकि जो डी ग्लूकोज है वो उसकी कौन सी फॉर्म होगी, अल्फा फॉर्म होगी। ग्लूकोज के डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं, अल्फा फॉर्म भी हो सकती है और बीटा फॉर्म भी हो सकती है। सो अल्फा फॉर्म अगर देखें तो जैसे इस तरीके से हम मान सकते हैं कि ये कोई शुगर है। अगर इसमें इसका OH ग्रुप अगर नीचे की साइड प्रेजेंट है तो हम इसको अल्फा फॉर्म बोलते हैं। तो ये सारी जो शुगर है ये इस वाली फॉर्म की होगी, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, आपस में जॉइंट होगी तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू ये अटैच होंगी। अब क्योंकि इसकी मोनोसेकेराइड यूनिट क्या है, ग्लूकोज है, इसलिए हम इसको ग्लूकोजन और ग्लूकन भी बोलते हैं, किसी स्टार्च को। नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टार्च कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीसेकेराइड कंपोनेंट। फर्स्ट इज वाटर सोल्यूबल अमाइलोस, जिसका परसेंट होता है 15 to 20%। स्टार्च में, ये स्टार्च में 2 तरह की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकती है, और जो पहली होती है वो वाटर में सोल्यूबल होती है, जिसका परसेंट अगर देख सकते हैं तो 15 to 20% होता है, मतलब कम परसेंट होता है स्टार्च में इसका। वहीं अगर हम सेकंड देखें तो ये वाटर इनसोल्यूबल अमाइलोपेक्टिन, जिसका परसेंट होता है 80 to 85%। सो ज़्यादा अमाउंट में अमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट होता है जो कि इनसोल्यूबल नेचर का होता है। नेक्स्ट अगर देखें अमाइलोस क्या होता है, अमाइलोस इज ए लीनियर पॉलीमर। सो क्योंकि स्टार्च क्या है, हमारा एक न्यूट्रिएंट पॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीसेकेराइड है तो हमने उसमें ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड देखा था। अनब्रांच्ड क्या था, लीनियर फॉर्म में था, तो ये अमाइलोस क्या है, लीनियर पॉलीमर है, यानी कि अनब्रांच्ड होता है, ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना है, विद ऑल द रेसिड्यूज लिंक टुगेदर बाय अल्फा 1 फॉर बॉन्ड्स। सो बॉन्ड अगर हमें देखना है तो हमें स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। अभी हम सिंपली याद रख सकते हैं कि अमाइलोस एक तो लीनियर पॉलीमर होता है और अल्फा 1 फॉर बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ये होता है ब्रांच्ड। हमने होमोपॉलीमर में देखा था कि कुछ हो सकते हैं ब्रांच्ड हो सकते हैं, कुछ अनब्रांच्ड हो सकते हैं। सो अमाइलोस अनब्रांच्ड होते हैं और अमाइलोपेक्टिन होते हैं जो ब्रांच्ड होते हैं। इनमें 2 तरह के बॉन्ड देखने को मिल सकते हैं, में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड जो सेकेंड है वो अल्फा 1 फॉर लिंकेज है। अब जो अल्फा 1,6 वाला है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रांचिंग पॉइंट पे। जैसे मैंने जो स्ट्रक्चर देखी थी उसमें देखा था कि जहाँ ब्रांच पॉइंट होता है, जहाँ से दूसरी चेन अटैच होती है, वहाँ पे हमें ये वाला बॉन्ड देखने को मिलेगा। बाकी जो सारी चेन है उसमें अल्फा 1 फॉर लिंकेज हमें देखने को मिलेगा। अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ फ्यू थाउजेंड ग्लूकोज यूनिट लुक्स लाइक अ ब्रांच ट्री, 20 to 30 ग्लूकोज यूनिट्स पर ब्रांच। तो अगर हम अमाइलोपेक्टिन की सिंपली स्ट्रक्चर का कंपैरिजन करें तो एक ब्रांच ट्री की तरह ये दिखाई देता है, जिसमें एक ब्रांच में कितना 20 to 30 ग्लूकोज यूनिट्स होता है। वहीं अगर हम अब यहाँ स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की करते हैं कि अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस क्या है, तो सिंपली देख सकते हैं कि लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है, ये ब्रांच्ड पॉइंट में प्रेजेंट है। बॉन्ड में अगर डिफरेंस देखें तो इनमें प्रेजेंट होता है अल्फा 1 4। अब ये किस तरीके से होता है, अल्फ़ा हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा फॉर्म क्या होती है, ग्लूकोज की। सो ये सारी जो शुगर है वो कौन सी है, अल्फ़ा ग्लूकोज की शुगर है। यहाँ पे OH जो है ये नीचे की साइड प्रेजेंट होगा, इसलिए हम इसको अल्फ़ा फॉर्म बोल रहे हैं। वहीं अगर देखें तो 2 शुगर यूनिट आपस में किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होगी। अगर इस वाली शुगर की बात करें तो इसका फर्स्ट कार्बन ये, सेकेंड, थर्ड, एंड ये वाला जो फोर्थ कार्बन है। और अगर इस वाली शुगर की बात करें तो ये इसका फर्स्ट कार्बन है। सो ओवरऑल अगर देखें तो किस तरह का बॉन्ड हमें देखने को मिला, क्योंकि अल्फ़ा ग्लूकोज है तो अल्फ़ा, इस वाली शुगर, पहली वाली शुगर का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व है, 1 वाला,
एंड सेकंड शुगर का फोर्थ वाला कार्बन इन्वॉल्व है। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो पूरी ही चेन में इस तरह के लिंकेज हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें अमाइलोपैक्टिन में, तो अमाइलोपैक्टिन में हमने 2 बॉन्ड देखे थे, एक अल्फ़ा 1,4 एंड एक देखा था अल्फ़ा 1,6। अल्फ़ा 1,6 जो था उसमें लिखा था कि ब्रांचिंग पॉइंट पे प्रेजेंट होता है। सो ये ब्रांचिंग पॉइंट है, एक चेन ये है और एक चेन ये है और ये इनका ब्रांच पॉइंट है। सो ब्रांच पॉइंट में अगर हम देखें तो कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होगा, इस वाली शुगर की बात करें तो ये इसका फर्स्ट कार्बन है, ओके, और ये सारी शुगर कौन सी अल्फ़ा है। वहीं अगर इस वाली चेन में बात करें तो इस वाली शुगर का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 5, और ये वाला जो कार्बन है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में। सो सिक्स्थ वाला कार्बन है, तो ये ओवरऑल कितना हो गया, अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमें ब्रांचिंग पॉइंट पे देखने को मिलता है। वहीं अगर यहाँ पे देखें तो ये सारी स्ट्रक्चर जो है अमाइलोस के जैसी ही है और इनमें बॉन्ड भी कौन सा है, अमाइलोस के जैसा, अल्फ़ा 1,4। सो अमाइलोपैक्टिन और अमाइलोस में ये डिफरेंस है कि ये ब्रांच्ड होता है, ये अनब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड होता है, ये अनब्रांच्ड होता है। इसमें 1,4 वाला लिंकेज और इसमें 1,6 वाला लिंकेज भी प्रेजेंट होता है। ओके, सो अब हमने स्ट्रक्चर देख ली स्टार्च की। अगर हम इसका ब्रेक डाउन करें, जैसे हमने हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था स्टार्टिंग में कि हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें मोनोमेरिक यूनिट मिलती है। सो स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए अल्फ़ा अमाइलेज इन सलाइवा एंड द पेनक्रेटिक जूस। सो अल्फ़ा अमाइलेज जो होता है हमारी सलाइवा में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा पेनक्रेटिक जूस में भी ये देखने को मिलता है। और अगर ये देखिए तो अल्फ़ा अमाइलेज कहाँ अटैक करता है, अटैक्स अल्फ़ा 1,4 लिंकेज टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ माल्टोस एंड ग्लूकोज। सो स्टार्च के बारे में हमें अभी तक क्या क्या पता है कि इसमें लिंकेज प्रेजेंट होता है अल्फ़ा 1,4 इन अमाइलोस एंड अमाइलोपैक्टिन में अल्फ़ा 1,6 एंड अल्फ़ा 1,4। सो अगर हम अल्फ़ा अमाइलेस की बात करें तो ये जो अमाइलोस और अमाइलोपैक्टिन दोनों की बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकता है। और अल्टीमेटली अगर देखें तो अमाइलेस जो अटैक करेगा उसके बाद जो मिक्सचर हमें मिलेगा मोनोसेकेराइड का वो मिलेगा माल्टोस का एंड ग्लूकोज का। वहीं अगर देखें बीटा अमाइलेस ये प्रेजेंट होता है स्प्राउटेड ग्रेन्स में, और ये नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ अमाइलोस टू यील्ड सक्सेसिव यूनिट ऑफ माल्टोस। सो एक होता है रिड्यूसिंग एंड और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड। जो नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है वो ये वाला होता है और रिड्यूसिंग एंड होता है वो ये वाला होता है। सो बीटा अमाइलेस कहाँ अटैक करता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड्स पे अमाइलोस के। वहीं अमाइलोपैक्टिन की बात करें तो जो फर्स्ट वाला हमने देखा था अमाइलोस, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हम अमाइलेस का यूज़ अल्फ़ा अमाइलेस होता है। और अमाइलोपैक्टिन्स के ब्रेकडाउन किस तरीके से होगा, द कंबाइंड एक्शन ऑफ अल्फ़ा अमाइलेस एंड द अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज डी ब्रांचिंग एंजाइम विल हाइड्रोलाइसिस अमाइलोपैक्टिन अल्टीमेटली टू अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड माल्टोस। सो स्टार्च में हमने देखा था दो स्ट्रक्चर थी, अमाइलोस उसके हाइड्रोलाइसिस के लिए अल्फ़ा अमाइलेस यूज़ होता है। और अगर हम देखें अमाइलोपैक्टिन जो कि सेकेंड ब्रांच स्ट्रक्चर थी उसमें दो तरह के बॉन्ड थे, तो उन दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें अलग अलग एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी। अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड्स के लिए अल्फ़ा अमाइलेस काम में आ जाएगा, और जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है जिसे हम बोलते हैं अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसाइडेज, जिस बॉन्ड्स को ये ब्रेक करता है उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम भी है। तो अल्फ़ा 1,6 को ये ब्रेक करता है इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसाइडेज। तो अमाइलोपैक्टिन्स के ब्रेकडाउन के लिए या हाइड्रोलाइसिस के लिए दो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि इसमें दो तरह के बॉन्ड प्रेजेंट है। और इससे हमें मिक्सचर कौन सा मिलेगा हाइड्रोलाइसिस में, ग्लूकोज का एंड माल्टोज का। स्टार्च इज रेडिली हाइड्रोलाइज्ड बाय मिनरल एसिड विद द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। सो स्टार्च किन से मिलकर बना था, ग्लूकोज से ही मिलकर बना था। सो अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस एसिड्स के थ्रू करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज, इसकी मोनोमेरिक यूनिट मिल जाती है। द कोर्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस में बी फॉलोड बाय द ग्रेजुअल चेंजेस इन कलर व्हेन ट्रीटेड विद आयोडीन, ब्लू, पर्पल, रेड एंड देन हाँ हमें कोई सा कलर नहीं मिलता, नन मिलता, एंड ऑल्सो बाय द इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले तो हमने मिनरल एसिड का देखा था कि उससे भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें ग्लूकोज मिलेगा। आयोडीन से भी स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, और जैसे जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस होता है हमें कलर चेंजेस के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ तक इसका हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हुआ है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कोर्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस दे रखा है और रिएक्शन विद आयोडीन दे रखा है कि हमें कौन सा कलर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट में स्टार्च का कलर ब्लू रहता है, जब इसका हाइड्रोलाइज सॉल्युबल स्टार्च बनता है तो ब्लू हो गया।
और हाइड्रोलाइसिस हो अमाइलोडेक्स्ट्रिन बनता है तो इसका कलर पर्पल हो जाता है। देन इरिथ्रोडेक्स्ट्रिन का कलर रेड होता है, क्योंकि इरिथ्रो से डेक्स्ट्रिन क्यों बोला, क्योंकि रेड कलर हो जाता है। एक्रोडेक्स्ट्रिन कलरलेस होता है और अल्टीमेटली हमको क्या मिल जाता है, माल्टोस मिल जाता है। सो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस कितना कंप्लीट हुआ है। ए कंपाउंड विच यील्ड्स ओनली ग्लूकोज मोलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड ए ग्लूकोजन, हैंस स्टार्च इज ए ग्लूकोजन। तो पहले भी देख चुके हैं कि क्योंकि ये ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना है इसलिए हम इसको ग्लूकोजन बोल रहे हैं। अब डेक्स्ट्रिन देखते हैं। डेक्स्ट्रिन क्या होता है? डेक्स्ट्रिन आर दी ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ स्टार्च बाय द एंजाइम अमाइलेज और डाइल्यूट एसिड। तो हमने यहाँ पे भी देखा कि ये सारे क्या बन रहे थे, सारे डेक्स्ट्रिन ही बन रहे थे। सो हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं हम स्टार्च का मिनरल एसिड्स के थ्रू या अमाइलेज के थ्रू, तो हमें डेक्स्ट्रिन्स मिलते हैं बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। स्टार्च इज सिक्वेंशली हाइड्रोलाइज थ्रू डिफरेंट डेक्स्ट्रिन एंड फाइनली टू माल्टोस एंड ग्लूकोज। सो यहाँ भी हमने देख लिया कि बहुत तरह के हमें डेक्स्ट्रिन मिलते हैं और फिर हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, माल्टोस, और माल्टोस भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। अब नेक्स्ट वाला स्टार्च हमने देख लिया। अब हम ग्लाइकोजन के बारे में देखते हैं, जो कि सेकेंड पॉलीसेकेराइड से हमारा। ग्लाइकोजन इज द मेजर रिजर्व फूड इन एनिमल्स एंड इज ऑफन कॉल्ड एनिमल स्टार्च। सो ग्लाइकोजन का यूज़ कौन करता है, एनिमल्स करते हैं। इनमें रिजर्व फूड की तरह ये काम करता है, मतलब स्टोर किया जाता है इसको, और देखा जाए तो ये इसे हम बोलते हैं एनिमल स्टार्च। सो स्टार्च अगर हम देखें तो स्टार्च क्या होता है, प्लांट्स में स्टोर किया जाता है। उसी के सिमिलर स्ट्रक्चर वाला एक और प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन क्योंकि एनिमल्स में स्टोर किया जाता है इसलिए इसको एनिमल स्टार्च बोलते हैं। जैसे प्लांट्स में स्टोर हो रहा था इसलिए प्लांट्स में कौन हो रहा था, स्टार्च। एनिमल्स में ग्लाइकोजन हो रहा है इसलिए इसको एनिमल स्टार्च बोल दिया। इट इज़ प्रेजेंट इन हायर कंसनट्रेशन इन लीवर फॉलोड बाय मसल्स, ब्रेन एट्सेट्रा। सो ग्लाइकोजन को कहाँ स्टोर किया जाता है, जैसे हम फूड वगैरह लेते हैं तो इसमें अगर ग्लूकोज का बहुत सारा अमाउंट हो जाता है तो क्या किया जाता है, उनको स्टोर कर लिया जाता है। सो हम में लीवर में या मसल्स में इसको स्टोर कर लिया जाता है, ब्रेन्स में भी कर लिया जाता है, एक्सेस अमाउंट जब हो जाता है। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोसेस क्लोरोफिल। एग्जाम्पल के लिए यीस्ट और फंजाई में हमें क्या दिख सकते हैं, एनिमल्स, जैसे हम में तो ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता ही, ये स्टोर कर लिया जाता है। यीस्ट और फंजाई जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता उनमें भी हमें ग्लाइकोजन मिल सकता है। The structure of glycogen is similar to that of amylopectin with more number of branches. So हमने देखा स्टार्च में हमने देखा था अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन वाली स्ट्रक्चर थी। ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो स्ट्रक्चर सेम होता है, किसके सिमिलर, अमाइलोपेक्टिन। बट ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हाईली ब्रांच होता है अमाइलोपेक्टिन से। मोनोसेकेराइड यूनिट की बात करें तो ये जब सिमिलर है स्टार्च से तो ये भी किससे मिलकर बना होगा, ग्लूकोज से मिलकर बना होगा। और लिंकेज देखें तो लिंकेज भी अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमें देखने को मिलते हैं, जो कि अमाइलोपेक्टिन में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो ब्रांच पॉइंट अगर ग्लाइकोजन में देखें तो ब्रांचिंग पॉइंट पे हमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलेगा, और जो चेन होगी उसमें अल्फा 1,4 लिंकेज देखने को मिलेगा। सो ये ओवरऑल सिमिलर ही है अमाइलोपेक्टिन के, बस ग्लाइकोजन क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा ब्रांच होता है अमाइलोपेक्टिन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड की बात करें तो वो है इन्यूलिन। इन्यूलिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज दैट इज़ फ्रक्टोजन। जैसे ग्लूकोज से जो मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज से जो पॉलीसेकेराइड बन रहे थे उनको हम ग्लूकोजन बोल रहे थे, वहीं अगर फ्रक्टोज से कोई पॉलीसेकेराइड बनेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रक्टोजन। और इन्यूलिन क्या है, फ्रक्टोज से मिलकर बना है इसलिए इसको फ्रक्टोजन बोला जा रहा है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखिए तो β21D फ्रक्टोजाइल फ्रक्टोज लिंकेज इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये वाली सारी शुगर यूनिट है फ्रक्टोज। तो यहाँ अगर हम देखें तो नंबरिंग हम देख सकते हैं। पहले तो देखते हैं बीटा फॉर्म क्या होता है। बीटा फॉर्म जब शुगर, कोई सी शुगर होगी और अगर उसका OH ऊपर की साइड प्रेजेंट होगा तब हम इसको कौन सी फॉर्म बोलेंगे, बीटा फॉर्म बोलेंगे। सो फ्रक्टोज का बीटा फॉर्म है, ठीक है, इसलिए इसको बीटा फॉर्म बोला है। सेकेंड वाला, फर्स्ट शुगर का सेकेंड वाला जो कार्बन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सेकेंड वाला है, ये फर्स्ट वाला है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वाली शुगर का ये वाला सेकेंड कार्बन है और इस वाली शुगर की बात करें तो ये इसका फर्स्ट कार्बन है। तो दोनों शुगर में अगर हम देखें तो कौन कौन से कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं,
पहली वाली शुगर का सेकेंड वाला कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, और अगर सेकेंड वाली शुगर का देखें तो उसका फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसलिए यहाँ पे 2,1-D फ्रक्टोसाइल फ्रक्टोस लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। इट अकर्स इन डहेलिया बल्ब्स, गार्लिक, अनियन एट्सेट्रा। सो यहाँ से ये इसके सोर्स हैं जहाँ से हमें इन्यूलिन मिल सकता है। इट इज़ यूज्ड फॉर असेसिंग किडनी फंक्शंस थ्रू मेजरमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सो GFR मेज़र करने के लिए देखिए इन्यूलिन का यूज़ कहाँ किया जा सकता है, किडनी फंक्शंस के लिए, कि किडनी ठीक ठाक से फंक्शंस परफॉर्म कर रही है या नहीं, तो इसका यूज़ किया जाता है इन्यूलिन का। नेक्स्ट अगर देखिए सेलुलोज, ये नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड है हमारा। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। तो सेलुलोज जो है प्लांट्स किंगडम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इट इज़ प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। सो जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सो अगर देखें तो प्लांट्स में ज़्यादातर अमाउंट हमें सेलुलोज का ही देखने को मिलेगा। सेलुलोज इज टोटली एब्सेंट इन एनिमल बॉडी। सो ओवरऑल हम यहाँ पे देख ही रहे हैं कि जो प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा क्या सेलुलोज होता है, एनिमल्स में ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट अगर देखें मोनोसेकेराइड यूनिट, तो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखें तो बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है। सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय मैमल्स इंक्लूडिंग मैन ड्यू टू लैक ऑफ द एंजाइम दैट क्लीव्स बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। सो यहाँ पे सेलुलोज की जब हम बात करें तो सेलुलोज हम देख रहे हैं प्लांट्स में प्रेजेंट है, एनिमल्स में एब्सेंट है, क्योंकि एनिमल्स में वो एंजाइम ही नहीं है जो इसको इसका ब्रेकडाउन कर सके या हाइड्रोलाइसिस कर सके। अब इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा तो फिर हमारे लिए यूज़ क्या रह जाएगा इसका। सो यहाँ पे अगर यहाँ पे मेंशन भी है कि ये एंजाइम्स नहीं होते जो इन वाले बॉन्ड्स को क्लीव करें, तो ऐसे जो भी डाइसेकेराइड्स की बात कर सकते हैं या फिर पॉलीसेकेराइड जिनमें बीटा फॉर्म प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अल्फ़ा वाले एंजाइम्स होते हैं अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक करने के लिए, बीटा वाले नहीं होते, इसलिए इनका हाइड्रोलाइसिस मुश्किल होता है और सेलुलोज तो प्रेजेंट ही नहीं होता हमें। और यहाँ पे मेंशन भी है अल्फ़ा अमाइलेज ब्रेक्स अल्फ़ा बॉन्ड्स ओनली, क्योंकि हमें क्या प्रेजेंट होता है, अल्फ़ा अमाइलेज प्रेजेंट होता है, तो वो सिर्फ अल्फ़ा बॉन्ड्स को क्लीव कर सकता है, बीटा बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर सकता, इसलिए क्या है ये प्रेजेंट ही नहीं होते हमारे, ये एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते तो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएंगे हमारे में। सर्टेन रूमिनेंट्स एंड हर्बीवोर्स एनिमल कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द गट विच प्रोड्यूस एंजाइम दैट कैन क्लीव बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। तो अगर हम देखें कुछ रूमिनेंट्स हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं, ये क्या प्लांट्स वगैरह खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं, उनमें ये डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि उनमें ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस बीटा फॉर्म को क्लीव करने, जो बीटा बॉन्ड्स होते हैं उनको क्लीव करने के लिए जो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको सिक्रीट करते हैं या उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो उन एंजाइम्स की हेल्प से उनमें डाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि वो उनके बॉन्ड्स जो सेलुलोज में जो बॉन्ड्स हैं उनका क्लीवेज हो जाएगा, तो वो डाइजेस्ट भी इजीली हो जाएगा रूमिनेंट्स या हर्बीवोर्स एनिमल में। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेलुलोज यील्ड्स अ डाइसेकेराइड सेलोबायस फॉलोड बाय बीटा डी ग्लूकोज। तो ये बना तो है ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना है और हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें एक डाइसेकेराइड्स भी मिलता है सेलोबायोस। सो ये स्ट्रक्चर हमें दे रखी है। यहाँ हम देख सकते हैं बॉन्ड्स की अगर बात करें तो इसमें बॉन्ड्स था बीटा 1,4, तो यहाँ हम बीटा 1,4 बॉन्ड्स देख लेते हैं, जैसे ये 2 शुगर यूनिट है। सो यहाँ पे इस वाली का देख सकते हैं हम सेकेंड शुगर का तो 4th वाला, और फर्स्ट वाली शुगर का कौन सा, फर्स्ट वाला कार्बन इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन में। और ये सारी जो शुगर है या ग्लूकोज है वो कौन सी है, बीटा फॉर्म है, इसलिए ये बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और इस तरीके से भी याद रखते हैं क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होता हमें, क्योंकि बीटा है, बीटा फॉर्म होता है बॉन्ड्स का, इसलिए डाइजेस्ट नहीं होता। इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये सारी कौन सी है, ग्लूकोज यूनिट है। नेक्स्ट अगर हम काइटिन की बात करें तो काइटिन क्या होता है, अगर देखें तो एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोजामाइन, इसकी मोनोसेकेराइड यूनिट है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स देखें तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इट इज़ ए स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स, एग्जांपल इंसेक्ट्स एंड क्रस्टेशियन। सो मोनोसेकेराइड यूनिट थोड़ा बड़ा है, एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोसामाइन, और बॉन्ड्स इजीली याद रखते थे बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ये इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में हमें देखने को मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका मोनोसेकेराइड यूनिट है और रिपीटेटिंग डाइसेकेराइड्स इन काइटिन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी ही क्या है, एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोजामाइन।
और अगर देखें तो यहाँ पे बॉन्ड्स भी मेंशन है कि कौन सा बॉन्ड बीटा 1,4 बॉन्ड प्रेजेंट है। सो यहाँ पे भी ये वाला कौन सा होगा, फर्स्ट वाला कार्बन है, ये वाला फोर्थ वाला कार्बन है, इसलिए यहाँ पे बीटा फॉर्म है। और बीटा अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ पे तो स्ट्रक्चर दे रहे कि ये OH ऊपर के साथ प्रेजेंट है, इसलिए बीटा फॉर्म है। सो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है काइटिन की। नेक्स्ट अगर देखिए तो नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड है पैक्टिन। पैक्टिन आर ऑल्सो फाउंड एज intercellular substance in the tissues of young plants and are especially abundant in ripe fruits such as guava, apples and pears. So पैक्टिन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, यंग प्लांट्स में हमें एक तो देखने को मिल जाता है, वहीं जो पके फल्स होते हैं ना, पके फल गुआवा, एप्पल्स और पियर्स में हम देखने जो पकने वाले रहते हैं, है ना, राइप फ्रूट्स, उनमें पैक्टिन हमें देखने को मिलेगा। दे आर कंपोनेंट ऑफ द मिडिल लेमेला फाउंड बिटवीन द सेल वॉल एंड एडजेसेंट सेल। सो प्लांट्स में कहाँ देखने को मिलेगा, प्लांट्स में हमें मिडिल लेमेला में देखने को मिलेगा। मोनोसेकेराइड यूनिट देखें तो अल्फा डी गैलेक्टोरोनिक एसिड और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, अल्फा 1 और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। सो देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ें तो हम खाते ही है, तो हमारे उसमें डाइजेस्ट हो जाएगा पैक्टिन। सो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा फॉर्म है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि पैक्टिन में कौन सा अल्फ़ा फॉर्म होगा, क्योंकि हम उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसकी मोनोसेकेराइड यूनिट दे रखी है अल्फ़ा डी गैलेक्टोरोनिक एसिड्स, तो यहाँ पे ये COOH है, इसलिए ये एक एसिड है। और अगर गैलेक्टोस की बात करें तो ये पूरा क्या है, गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर है, इसमें एसिड जुड़ गया इसलिए गैलेक्टोरोनिक एसिड है। और अल्फ़ा फॉर्म क्यों है, क्योंकि इसमें जो OH प्रेजेंट होगा ये नीचे की साइड प्रेजेंट है। सो पैक्टिन हो गई। ये सारे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं वो सारे ही पॉलीसेकेराइड्स है। यहाँ पे स्टार्च है, तो हमें मेन चीज़ क्या याद रखनी है, मोनोसेकेराइड यूनिट याद रखनी है और कौन सा लिंकेज इनमें प्रेजेंट होता है ये याद रखना, और हाइड्रोलाइसिस पे ये क्या देते हैं। सो अगर हम स्टार्च की बात करें तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज से मिलकर बना है और इनमें बॉन्ड्स मेंशन है, अल्फ़ा 1,4 अमाइलोस में प्रेजेंट होता है और अल्फ़ा 1,4 एंड अल्फ़ा 1,6 अमाइलो पैक्टिन में प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन भी सेम ही होता है स्टार्च के, और इसमें भी सेम ही क्या होगा, एक तो मोनोसेकेराइड यूनिट भी सेम होती है और अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर देखें तो अमाइलोपेक्टिन के जैसी होती है। और ये क्या देते हैं, हाइड्रोलाइसिस पे माल्टोस वगैरह हमें देते हैं और एंड में तो हमें ग्लूकोज ही देंगे। इनुलिन की बात करें तो बीटा डी फ्रक्टोस, सेलुलोस में बीटा डी ग्लूकोज, पैक्टिन में अल्फ़ा डी गैलेक्टोरोनिक एसिड्स मेरिक यूनिट होती है, और काइटिन में देखें तो एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन। तो यहाँ पे इनमें बॉन्ड्स भी मेंशन है, बीटा फॉर्म। तो हमें याद क्या रखना है, बीटा फॉर्म तो हमें 2-3 जगह ही देखना है, एक तो सेलुलोज में, इनुलिन में और एक काइटिन में। इन तीनों में ही बीटा फॉर्म प्रेजेंट होता है, बाकी सब में क्या अल्फ़ा फॉर्म है। सुक्रोज और ग्लाइकोजन इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। वहीं अगर देखें तो अल्फ़ा पैक्टिन भी हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो इनमें क्या है, सारे अल्फ़ा फॉर्म प्रेजेंट है। सो ये लेक्चर यहीं तक। आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।